कहते हैं इंसान जब प्यार में अंधा हो जाता है तो उसे अपने प्यार के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा होता। उसे किसी और की खैर खबर नहीं होती। वो उसके प्यार में इतना अंधा हो जाता है कि उसे लगता है कि बस अगर उसकी दुनिया है तो बस एक वही इंसान है। अगर वो नहीं मिला तो वो कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक प्यार में अंधे इंसान की जिसे अपने प्यार के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल क्राइम स्टोरी। आज फिर मैं लौटी हूँ एक नई कहानी के साथ। शुरू करते हैं आज की कहानी। 23 जून 2018 को दोपहर में करीब 1 बजे दिल्ली के मशहूर कैंट मेट्रो स्टेशन के पास सड़क से गुजर रहे कुछ लोगों की नज़र सड़क पर खून से लथपथ एक महिला की लाश पर पड़ती है। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत फोन करके इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी और फिर खबर मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच जाती है और इस मामले की जांच शुरू कर देती है। हालांकि पहली नज़र में देखने पर तो पुलिस को लग रहा था कि इस महिला को किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी है, इसलिए पुलिस इसे हिट एंड रन का मामला मानते हुए अपनी जांच को आगे बढ़ाती है। लेकिन पुलिस इस मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी घटनास्थल पर बुलाती है। फॉरेंसिक टीम जांच के बाद ये दावा करती है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन के अनुसार यह हिट एंड रन का मामला नहीं है, बल्कि इस महिला की पहले हत्या की गई है और फिर हत्या को एक्सीडेंट का रूप देने के लिए उसके शरीर पर गाड़ी को चढ़ाया गया है। दरअसल फॉरेंसिक टीम जब मृत महिला के शरीर की जांच कर रही थी तो उन्हें महिला की गर्दन पर गहरे घाव के निशान मिले थे और उन निशान को देखकर फॉरेंसिक एक्सपर्ट समझ गए थे कि किसी तेज हथियार से पहले महिला का गला रहता गया है और फिर उसे वहां ला करके फेंकने के बाद उसके शरीर के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है। पुलिस को तो इस बात का भी शक होता है कि हो सकता है शायद ये हत्या चोरी या सेक्सुअल असॉल्ट की वजह से की गई हो। लेकिन पुलिस जब इस एंगल की जांच करती है तो जांच में पाया गया कि महिला ने जो गहने पहने हुए थे वह सभी सही सलामत थे और किसी तरह के सेक्सुअल असॉल्ट का भी कोई सबूत नहीं मिलता है। इधर महिला के पास एक ऐसी कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी जिससे उसकी पहचान की जा सके। उसके पास तो मोबाइल फ़ोन भी नहीं था। इसके बाद पुलिस मामले की रिपोर्ट दर्ज करते हुए सबसे पहले शव की पहचान करने की कोशिश में लग जाती है। हालांकि महिला की लाश करीब 1 बजे दिन में मिली थी, लेकिन उसके बाद भी कई घंटे बीत जाते हैं मगर उस मृत महिला की पहचान नहीं हो पाती है। इसके बाद दिल्ली के दूसरे पुलिस थानों में भी मृत महिला की फोटोज भेज दी जाती हैं ताकि जल्द से जल्द शव की पहचान की जा सके। लेकिन फिर भी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिलती है और अभी पुलिस जांच कर ही रही थी कि शाम के करीब 4 बजे के आसपास नारायण पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति आता है। वह व्यक्ति कोई मामूली इंसान नहीं था, बल्कि इंडियन आर्मी के मेजर अमित द्विवेदी थे। अमित द्विवेदी पुलिस को बताते हैं कि दिन में करीब 1 बजे उनकी पत्नी किसी काम से बाहर निकली थी, लेकिन अब तक वह घर नहीं लौटी है और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। मेजर अमित द्विवेदी की पूरी बात सुनकर पुलिस पहले उस मृत महिला की फोटो उन्हें दिखाती है, जो फोटो थोड़ी देर पहले ही इस थाने में भेजी गई थी। उस फोटो को देखते ही मेजर अमित द्विवेदी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और पुलिस वालों से कहते हैं कि यह ही तो मेरी पत्नी है, यानी जिस मृत महिला की पहचान उन्होंने फोटो को दिखाकर की थी वह उनकी पत्नी थी, जिसका नाम शैलजा द्विवेदी था। शैलजा द्विवेदी मूल रूप से पंजाब के अमृतसर की रहने वाली थी और उसकी शादी कुछ वर्ष पहले ही अमित द्विवेदी से हुई थी। उसका एक 6 साल का बेटा भी था। पहले तो शैलजा द्विवेदी अपने पति के साथ कहीं और रहती थी, लेकिन फिर वहां से अमित द्विवेदी का ट्रांसफर इस घटना से कुछ दिन पहले ही दिल्ली में हो गया था। इसलिए शैलजा द्विवेदी अब दिल्ली में ही आर्मी क्वार्टर में रह रही थी। क्योंकि शैलजा दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी, इसलिए उन्होंने कई ब्यूटी कॉम्पिटिशनों में भी भाग लिया था और कई ब्यूटी कॉम्पिटिशन शैलजा द्विवेदी ने जीते भी थे। शैलजा ने मॉडलिंग की दुनिया में भी अपना भाग्य आजमाया था। इधर लाश की पहचान मेजर के पत्नी होने की वजह से यह केस काफ़ी हाई प्रोफाइल बन गया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी इस मामले की जांच पड़ताल में लग जाते हैं और जल्द से जल्द इस हत्या की वजह और हत्यारे को ढूंढने में लग जाते हैं। और इस घटना के बारे में
पुलिस सबसे पहले शैलजा द्विवेदी के पति मेजर अमित द्विवेदी से पूछताछ करती है। अमित द्विवेदी ने बताया कि कुछ दिन पहले ही उसकी पत्नी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से उसके पैर में चोट लग गई थी और पैर में लगातार दर्द रहने के कारण वह अपना इलाज कराने दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल आया जाया करती थी। वहां से उन्हें कुछ हफ्ते फिजियोथेरेपी करवाने की सलाह दी गई थी। अमित पुलिस को बताते हैं कि शैलजा पिछले कुछ दिनों से लगातार अपने इलाज के लिए यहाँ आ रही थी और हर दिन की तरह आज भी शैलजा को घर से उनके ड्राइवर ने ही आर्मी द्वारा दी गई गाड़ी से फिजियोथेरेपी कराने के लिए आर्मी हॉस्पिटल के बाहर छोड़ा था। फिर कुछ समय बाद जब ड्राइवर शैलजा को हॉस्पिटल लेने आता है तो हॉस्पिटल से ड्राइवर को जानकारी मिली कि आज तो शैलजा इलाज के लिए हॉस्पिटल आई ही नहीं है। ड्राइवर ने इस बात की जानकारी तुरंत मेजर अमित द्विवेदी को दी। इसके बाद अमित द्विवेदी शैलजा के नंबर पर फोन करते रहे, लेकिन उनका नंबर स्विच ऑफ आता रहा। फिर अमित द्विवेदी शैलजा के दोस्तों और रिश्तेदारों को भी फोन करते हैं, लेकिन कहीं से भी शैलजा के बारे में कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद अमित द्विवेदी नारायण पुलिस स्टेशन में जाते हैं, जहां वह फोटो के जरिए अपनी पत्नी शैलजा की पहचान करते हैं। इसके बाद अमित द्विवेदी को उस हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां पर शैलजा की लाश रखी हुई थी। लाश को देखकर अमित द्विवेदी इस बात की पुष्टि करते हैं कि लाश उनकी पत्नी की ही है। अब पुलिस यह तो पता लगा चुकी थी कि ये लाश किसकी है, लेकिन पुलिस के लिए अभी भी कई सवालों के जवाब ढूंढने बाकी थे, जैसे कि शैलजा की हत्या किसने और क्यों की है। पुलिस वाले मेजर अमित द्विवेदी से पूछताछ करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अमित को किसी पर शक है। अमित जिस व्यक्ति का नाम लेते हैं उसे सुनकर हर कोई चौंक जाता है, क्योंकि अमित किसी और का नाम नहीं बल्कि इंडियन आर्मी के एक और मेजर का नाम लेते हैं और कहते हैं उसी ने शैलजा की हत्या की होगी, क्योंकि वो बहुत दिनों से शैलजा को परेशान कर रहा था। मेजर अमित द्विवेदी ने जिस मेजर पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगाया था उसका नाम था मेजर निखिल राय हांडा। इसके बाद पुलिस सबसे पहले मेजर निखिल राय हांडा के बारे में जानकारी जुटाती है। उसके बारे में जब वो जानकारी जुटाती है तो पता चलता है कि मेजर निखिल राय हांडा की पोस्टिंग तो मेरठ बेस कैंप में है। पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले उस हॉस्पिटल के बाहर के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करती है, जहां शैलजा द्विवेदी अपने इलाज के लिए जाया करती थी। और थोड़ी सी मेहनत के बाद पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है जिसमें शैलजा द्विवेदी अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल से बाहर उतरती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन जैसे ही शैलजा अपनी गाड़ी से नीचे उतरती हैं तो उसी समय दूसरी तरफ से भी एक ऐसी ही सिल्वर कलर की होंडा सिटी कार आकर रुकती है और उस कार से एक व्यक्ति बाहर निकलता है और वह थोड़ी देर शैलजा से बात करता है और फिर दोनों उस कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज में शैलजा के साथ बात करते हुए कार में बैठकर जाते हुए इस व्यक्ति की पहचान शैलजा के पति मेजर अमित द्विवेदी मेजर निखिल राय हांडा के तौर पर करते हैं। इसके बाद पुलिस मेजर निखिल हांडा की लोकेशन चेक करती है तो पता चलता है कि जिस समय सड़क पर शैलजा द्विवेदी की लाश मिली थी उससे कुछ देर पहले तक शैलजा और मेजर की लोकेशन एक ही जगह पर थी। इसके अलावा घटना वाले दिन यानी 23 जून 2018 को सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच उन दोनों में कई बार फोन पर बात भी हुई थी। इसके बाद पुलिस की एक टीम मेजर निखिल की तलाश में लग जाती है, लेकिन कहीं भी मेजर निखिल का पता नहीं चलता। इसके बाद अगले दिन यानी 24 जून 2018 की सुबह दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स के नेतृत्व में 6 टीम बनाई जाती है और उन्हें जल्द से जल्द मेजर निखिल हांडा को अरेस्ट करने का काम सौंपा जाता है। इसके बाद पुलिस की टीमें जगह जगह पर छापेमारी करती हैं, लेकिन मेजर हांडा का कहीं से भी कुछ पता नहीं चल रहा था। चूँकि हांडा की पोस्टिंग मेरठ में थी, इसलिए दिल्ली पुलिस दिल्ली से मेरठ को जाने वाली सभी सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरास की भी जांच शुरू कर देती है और फिर जांच करते समय पुलिस को उसी रूट के एक टोल नाके पर लगे सीसीटीवी में वही कार दिखाई देती है जो कार दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल के बाहर देखी थी। इसके बाद पुलिस निखिल हांडा की तलाश में मेरठ के लिए निकल जाते हैं। इधर पुलिस जांच में खुलासा होता है कि मेजर हांडा के पास एक और मोबाइल है जिसका नंबर बस कुछ ही लोगों के पास है और अब पुलिस भी इसी दूसरे नंबर को ट्रेस करते हुए मेरठ के
आर्मी बेस कैंप तक पहुंच जाती है। बेस कैंप से पुलिस वालों की जानकारी मिलती है कि मेजर हांडा अभी कुछ देर पहले ही निकले हैं। पुलिस वाले अब उसी रास्ते पर निकल जाते हैं जिस रास्ते पर मेजर निखिल हांडा गया था, और फिर कुछ ही दूरी तक पुलिस को मेजर जनरल हांडा की वही कार दिखाई देती है। पुलिस उसका पीछा करते हुए कार को रोकते हैं और मेजर निखिल हांडा को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद पुलिस निखिल हांडा को लेकर दिल्ली आ जाती है। फिर निखिल से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पहले तो निखिल हांडा शैलजा की हत्या करने और उसे पहचानने से ही इनकार कर देते हैं, लेकिन जब पुलिस उसे सारे सबूत दिखाती है तो मेजर हांडा धीरे धीरे सारा सच उगलना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस पूछताछ में मेजर निखिल हांडा ने शैलजा द्विवेदी की हत्या की जो वजह बताई, उसे जानकर हर कोई दंग रह जाता है। मेजर निखिल हांडा ने पुलिस को बताया कि शैलजा द्विवेदी से उसकी पहली मुलाकात 2015 में तब हुई थी जब मेजर निखिल हांडा की पोस्टिंग नागालैंड में थी और शैलजा का पति मेजर अमित द्विवेदी की पोस्टिंग भी वहीं पर थी। वहां मेजर निखिल हांडा अकेले रहते थे, लेकिन मेजर अमित द्विवेदी अपनी पत्नी शैलजा द्विवेदी और अपने बच्चे के साथ रहते थे, क्योंकि साथ में ड्यूटी करने की वजह से उन दोनों मेजर की आपस में दोस्ती हो गई थी। इसी दोस्ती की वजह से एक दिन मेजर निखिल हांडा मेजर अमित द्विवेदी के घर जाते हैं और यहीं पर उनकी मुलाकात शैलजा द्विवेदी से होती है। वहाँ उन दोनों में कुछ बातें होती हैं और फिर धीरे धीरे दोस्ती का सिलसिला शुरू हो जाता है और उन दोनों में बातचीत भी होने लगती है और समय बीतने के साथ साथ उन दोनों की दोस्ती काफ़ी गहरी हो जाती है और बातचीत भी पहले से कहीं ज़्यादा होने लगती है। पहले तो निखिल हांडा और शैलजा द्विवेदी की कभी कभी मुलाकात होती थी। ज़्यादातर वह दोनों फ़ोन पर ही बात करते थे, लेकिन कुछ समय बाद उन दोनों में वीडियो कॉल का सिलसिला शुरू हो जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार शैलजा और निखिल हांडा उस समय वीडियो कॉलिंग किया करते थे जब मेजर अमित द्विवेदी की ड्यूटी का समय होता था और शैलजा अपने पति अमित द्विवेदी को इस बात की भनक भी नहीं लगने देती थी। वह मेजर निखिल हांडा से बात करती है और ये सिलसिला 2015 से लेकर 2018 तक चलता रहता है। लेकिन एक दिन जब शैलजा निखिल हांडा से वीडियो कॉलिंग कर रही थी, अचानक मेजर अमित द्विवेदी अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। इसके बाद अमित द्विवेदी शैलजा को बहुत डांटते हैं और इस बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा भी होता है। मेजर अमित शैलजा से कहते हैं कि तुम आज के बाद निखिल हांडा से कभी भी बात नहीं करोगी। अमित निखिल हांडा से भी मुलाकात करते हैं और उससे भी यही कहते हैं कि आज के बाद तुम शैलजा से किसी भी तरह का संपर्क नहीं रखोगे, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मेजर निखिल हांडा ने बताया, इस घटना के बाद कुछ महीनों तक तो उन दोनों की फ़ोन पर बातचीत बंद हो गई थी, लेकिन फिर कुछ महीनों बाद एक बार फिर से दोनों में बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर कुछ समय बाद यानी 2018 में अप्रैल के महीने में अमित द्विवेदी का ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया, जिसकी वजह से अमित अपने परिवार को लेकर दिल्ली आ जाते हैं और वहां आर्मी क्वार्टर में ही रहने लगते हैं। इधर निखिल का भी ट्रांसफ़र उनसे पहले ही मेरठ बेस कैंप में हो गया था। मेजर निखिल हांडा के बयान के अनुसार वीडियो कॉलिंग के दौरान जब से अमित द्विवेदी ने शैलजा को पकड़ा था, उसके बाद से शैलजा द्विवेदी निखिल हांडा से कुछ महीने तक तो बात नहीं करती है, लेकिन फिर निखिल के बहुत जोर देने पर उन दोनों में एक बार फिर से बातचीत शुरू होती है। लेकिन शैलजा अब पहले की तरह बात नहीं करती थी। शायद शैलजा को अपनी गलती का एहसास हो गया था और फिर मई महीने तक तो ऐसी स्थिति हो गई थी कि शैलजा ने निखिल हांडा का फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी निखिल उसे फ़ोन करना बंद नहीं करता है और हद तो तब हो गई थी जब वह शैलजा पर अपने पति अमित को छोड़ने का दबाव बनाने लगता है और कहने लगता है कि मैं तुमसे ही शादी करूँगा। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि निखिल हांडा खुद भी शादीशुदा थे और उनका एक बेटा भी था, और इसके बावजूद भी निखिल हांडा शैलजा द्विवेदी पर शादी करने का दबाव बना रहे थे। और फिर जून के महीने में तो शैलजा निखिल हांडा को फ़ोन उठाना बिल्कुल बंद कर देती है। इसी बीच शैलजा का एक्सीडेंट हो जाता है और वह आर्मी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाती है। उधर इस बात की जानकारी निखिल को भी मिल जाती है, क्योंकि शैलजा ने अब निखिल का फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। इसलिए निखिल 2 जून को मेरठ से दिल्ली आता है और खुद को माइग्रेन का मरीज बताते हुए उसी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाता है जहां शैलजा रोज़ फिजियोथेरेपी के लिए आया करती थी।
हालांकि निखिल बीमार नहीं थे, ऐसा उसने बस इसलिए किया था ताकि इलाज के बहाने शैलजा से उसकी मुलाकात हो सके। लेकिन उसकी यह चाल कामयाब नहीं होती है, यानी शैलजा से उसकी मुलाकात फिर भी नहीं होती है। इसके बाद निखिल एक और नई चाल चलता है। इस बार वह अपने स्वस्थ बेटे को मरीज बनाकर जबरदस्ती अस्पताल में भर्ती करवा देता है। ऐसा उसने बस इसलिए किया था ताकि अब वह अपने बेटे के इलाज के बहाने से हॉस्पिटल में रुक सके और शैलजा से मुलाकात कर सके। बेटे के इलाज के बहाने उसे आर्मी से छुट्टी भी आसानी से मिल जाती है और फिर वह हॉस्पिटल में रहते हुए शैलजा से मिलने का बहाना ढूंढता रहता है। उसकी ये चाल कामयाब भी हो जाती है और शैलजा से उसकी मुलाकात हो जाती है। इस मुलाकात के बाद शैलजा, जो निखिल का फोन उठाना बिल्कुल बंद कर चुकी थी, फिर से उसका फोन उठाना शुरू कर देती है और इन दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हो जाती है। लेकिन निखिल हांडा के बयान के मुताबिक अब शैलजा अपने पति अमित द्विवेदी को छोड़कर निखिल से शादी करने के लिए तैयार नहीं होती है। तो एक दिन निखिल हांडा शैलजा से फोन पर कहता है, तुम बस मुझे एक बार मिल लो, उसके बाद मैं तुम्हें कभी फोन नहीं करूंगा। इसके बाद 23 जून 2018 को जब शैलजा आर्मी हॉस्पिटल में रोज की तरह फिजियोथेरेपी के लिए जाती है, उस दिन वह हॉस्पिटल के अंदर जाने के बजाय बाहर ही रुक जाती है और प्लान के मुताबिक निखिल वहां अपनी होंडा सिटी कार लेकर आता है और फिर उस कार में शैलजा भी बैठ जाती है और वह दोनों वहां से निकल जाते हैं। निखिल हांडा के बयान के अनुसार कुछ किलोमीटर आगे जाकर निखिल अपनी कार रोक देता है और निखिल शैलजा पर शादी करने के लिए दबाव बनाने लगता है। मेजर निखिल हांडा शैलजा के लिए इतना पागल था कि वह कार में अंदर बैठे हुए भी अपनी पत्नी को फोन करता है और उसे कहता है, मैं आज तुम्हें तलाक देने जा रहा हूँ। इसके बाद निखिल हांडा शैलजा से कहता है, अब तुम भी अपने पति से तलाक ले लो और मुझसे शादी कर लो। लेकिन शैलजा ऐसा नहीं करती और वह अपने पति मेजर अमित द्विवेदी से तलाक लेने से साफ इनकार कर देती है। इस बात को लेकर कार के अंदर ही शैलजा और निखिल हांडा के बीच झगड़ा होने लगता है और इसी झगड़े के बीच शैलजा निखिल से कहती है कि मैं और तुम सिर्फ दोस्त हैं और मैं इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं समझती, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती और अगर तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और मुझे फ़ोन करना बंद नहीं किया तो मैं आर्मी में तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करके तुम्हारा कोर्ट मार्शल करवा दूंगी। इतना सुनते ही निखिल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अब वह शैलजा से कहता है, अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं रहने दूंगा। इसके बाद मेजर निखिल हांडा शैलजा की गर्दन पकड़ लेता है और अगले ही पल अपने साथ लाए चाकू से शैलजा की गर्दन पर वार कर देता है और शैलजा द्विवेदी चाहकर भी निखिल की पकड़ से नहीं निकल पाती और कार के अंदर ही दम तोड़ देती है। शैलजा को मारने के बाद निखिल को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अब इस लाश को कहाँ ठिकाने लगाए, क्योंकि अब उसे डर सताने लगता है कि अगर वह शैलजा की लाश को इसी तरह कार में रखकर ज़्यादा दूर तक जाएगा तो वह पकड़ा जाएगा। इसलिए निखिल हांडा वहीं पर लाश को पहले तो गाड़ी से नीचे गिरा देते हैं और फिर कई बार अपनी कार को शैलजा के शरीर पर और खासकर उसके चेहरे पर चढ़ा देते हैं, जिससे यह हत्या की बजाय एक्सीडेंट का मामला लगे और शैलजा की पहचान को भी मिटाया जा सके। शैलजा की लाश को ठिकाने लगाने के बाद मेजर निखिल शैलजा का मोबाइल फ़ोन उठा लेते हैं और वहां से दूर जाकर फ़ोन को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। इसके बाद निखिल दिल्ली के उसी फ्लैट में जाता है जहां वह पिछले कई दिनों से ठहरा हुआ था। वहां जाकर वह सबसे पहले नहाता है। इसके बाद वह तैयार होकर फिर से अपने आर्मी हॉस्पिटल के बाहर जाता है ताकि वहां की स्थिति का जायजा ले सके और मामले को शांत देखकर निखिल अब सबूत मिटाने के इरादे से अपनी कार को ठिकाने लगाने का प्लान बनाने लगता है। क्योंकि कार के टायर में और कार के अंदर भी काफ़ी खून लगा हुआ था, इसलिए निखिल सबसे पहले कार को धुलवाने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन उसे ये डर भी था कि अगर वह कार को दिल्ली में कहीं धुलवाता है तो शायद वह पकड़ा जाएगा, इसलिए वह मेरठ चला जाता है। निखिल हांडा ने सोचा था कार को ठिकाने लगाने के बाद वह आराम से मेरठ बेस कैंप में ही छिपकर रह सकता है, लेकिन पुलिस की तेजी के आगे निखिल हांडा की हर चाल धरी की धरी रह जाती है। आखिरकार वह पकड़ा जाता है। निखिल हांडा को अरेस्ट करने के बाद कोर्ट में पेश किया जाता है। वहां से निखिल को 14 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेज दिया जाता है। पूछताछ के साथ साथ पुलिस इस हत्या के सबूत भी जुटाने शुरू कर देती है। सबसे पहले मेजर की कार से
पुलिस वह चाकू बरामद करती है जिसे शैलजा का गला रेता गया था। इसके अलावा पुलिस शैलजा और निखिल हांडा की कॉल रिकॉर्ड्स भी निकलवाती है, जिससे पता चलता है कि पिछले 6 महीनों में निखिल हांडा ने शैलजा द्विवेदी को करीब 3300 बार कॉल किया था, जिनमें से उन दोनों के बीच कई बार कई लंबी बातचीत भी हुई है। इतना ही नहीं, जिस दिन मेजर निखिल हांडा ने शैलजा की हत्या की थी, उस दिन भी वह शैलजा को सुबह 10 बजे से ही लगातार फ़ोन कर रहा था और उसने आखिरी फ़ोन 12 बजे किया था। और पुलिस कई दिनों तक प्रयास करने के बाद शैलजा का वो फ़ोन भी कचरे के डब्बे से बरामद कर लेती है, जिससे निखिल हांडा ने शैलजा की हत्या के बाद उठाकर फेंक दिया था। हालांकि निखिल हांडा इस हत्या को आवेश में आकर अचानक से की हुई मौत के तौर पर बताता है, लेकिन जब पुलिस ने निखिल हांडा के फ़ोन को कब्जे में लिया तो जांच में पता चलता है कि निखिल ने उस हत्या वाली रात से ठीक पहले वाली रात को इंटरनेट पर कई बार हाउ टू किल समवन लिखकर सर्च किया था और उसे सबूत मिटाने के तरीकों के बारे में भी सर्च किया था। मेजर निखिल हांडा ने सबूतों से पता चलता है कि निखिल ने शैलजा की हत्या का प्लान पहले से ही तैयार कर लिया था। हालांकि शैलजा की नज़र में तो निखिल से उसकी बस दोस्ती थी, लेकिन मेजर निखिल हांडा इस दोस्ती को प्यार समझने लगता है। हालांकि एक तरफ तो निखिल हांडा शैलजा से प्यार करने का दावा करता था। इस केस में अभी तक कोई भी फैसला नहीं सुनाया गया है और इस केस में अभी भी सुनवाई चल रही है। दोस्तों, इस घटना को सुनने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।